ये वीडियो लंबा है, ये सोच करके आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आप 2 महीने कोर्स को 2 घंटे में पढ़ने जा रहे हैं। मुझे पता है कि आप अभी तक टेंस के बहुत सारे रूल रेगुलेशन जानते होंगे, लेकिन क्या आप उन सेंटेंसेज को जो आप टेंस के माध्यम से पढ़ते हैं उससे अपने दैनिक बोलचाल की भाषा में ला पाते हैं? आज विद्यार्थी के सामने सबसे बड़ी परेशानी यही है कि जो हम पढ़ते हैं उसको अपने बोलचाल की भाषा में ला पाते हैं, नहीं ला पाते हैं। काफ़ी रिसर्च करने के बाद इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। आप इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए मिस मत कीजिएगा, थोड़ा सा समय लगेगा, हो सके तो कॉपी और कलम लेके बैठिएगा। निश्चित रूप से मैं वादा करता हूँ कि इस वीडियो देखने के बाद आप में काफ़ी परिवर्तन आएगा और टेंस का खासकर तो आपको दूसरा वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टेंस को शुरू करने से पहले हम इसका परिभाषा पर भी चर्चा कर लेते हैं। टेंस की परिभाषा के बारे में कई ग्रामर में कई तरह का डेफिनेशन मिलता है। मेरे अनुसार द स्टडी ऑफ वर्ब्स विथ टाइम इज कॉल्ड टेंस। समय के साथ क्रिया के अध्ययन को टेंस कहते हैं। समय के साथ क्रिया के अध्ययन को टेंस कहते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान। दोस्तों, अगर कभी क्रिया के अंत में, किसी भी हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि लगता है तो हम लोग उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत समझते हैं। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है, हम एचवी से हेल्पिंग वर्ब लिख रहे हैं, सहायक क्रिया जो होता है वो डू या डज होता है। दोस्तों, जो डू का प्रयोग होता है तो हम लोग आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर के साथ करते हैं। प्लूरल नंबर मतलब बहुवचन, पीएन शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखा है प्लूरल नंबर का। जो डज होता है, डज का प्रयोग हम लोग ही, सी, इट और किसी भी सिंगुलर नंबर के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर का मतलब होता है बनावट। अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें, अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो आप जानते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हम लोग V1 या V5 का प्रयोग करते हैं, फिर प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग को यह जानना जरूरी है कि V1 का प्रयोग कब करेंगे, V5 का प्रयोग कब करेंगे। दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस में जब ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर रहेगा तो ऐसी स्थिति में हम लोग V5 का प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में हम लोग V5 का प्रयोग करते हैं। इसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं। V5 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर के साथ हम लोग V1 का प्रयोग करते हैं। यहाँ V5 का मतलब होता है वर्ब प्लस एस या ईएस। मतलब जैसे डांस का V5 डांसेज हो जाएगा, गो का V5 गोज हो जाएगा, क्योंकि गो में हम लोग एस या ईएस लगा देते हैं। उसी तरह से बाकी आप दूसरे V5 को चेंज कर सकते हैं। अब उसके बाद जब हम लोग निगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, शॉर्ट में हमने NEG लिख दिया है। निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम INT लिख देते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले होता है, आप लोग जानते होंगे, डू या डज प्लस सब्जेक्ट। अगर जरूरत है तो नोट लगाइएगा, नहीं है तो नहीं लगाइएगा, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। WH सेंटेंस या स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस,
को हम SPLINT लिख रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोग इसको पहली बार इस तरह से स्ट्रक्चर देख रहे हैं। SPL मतलब स्पेशल, INT मतलब इंट्रोगेटिव। स्पेशल इंट्रोगेटिव को हम लोग यहाँ इस प्रकार से लिखे हैं, जगह बचाने के लिए हमने SPL लिख दिया है। कुछ लोग इसको WH सेंटेंस भी कहते हैं। अब इसमें हम सबसे पहले QW लिखेंगे। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा, सर ये QW क्या है? तो QW का मतलब हुआ क्वेश्चन वर्ड। कहने का मतलब कि हिंदी वाक्य के बीच में जो भी कब, क्यों, कहां, कैसे आएगा उसका इंग्लिश पहले लिखना है, फिर बाद में ऊपर वाला पूरा उतार देना है। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। स्ट्रक्चर को फिर से समझिए। मोटे तौर पर ऐसे समझना चाहिए कि संरचना के आधार पर सेंटेंस चार तरीके का हमने यहाँ पर लिखा है: अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट सबसे पहले होता है, इसमें कोई भी किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं होता, निगेटिव विगेटिव कुछ नहीं होता है। निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू या डज के बाद नोट लग जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब को पहले करके बना लेते हैं हम, सब्जेक्ट बाद में लिखते हैं। अगर उसमें नहीं लगा है हिंदी वाक्य में तो आप नोट लिखिए, नहीं लगा है तो मत लिखिए, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा है। फिर सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। उसके बाद स्पेशल इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो QW यानी कि क्वेश्चन वर्ड का इंग्लिश पहले लिखना है, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। जरूरत है तो नोट लगाइए, नहीं तो मत लगाइए। V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। अब हम बात करते हैं कुछ सेंटेंसेस के ऊपर कि इसके अंतर्गत कुछ किस प्रकार के हम लोग सेंटेंसेस लाते हैं। जैसे एक सिंपल सा, सबसे पहले हम शुरू साधारण सा सेंटेंस आपके सामने रखते हैं, जैसे वह एक आम खाता है। ठीक है, वह एक आम खाता है। तो आप इसको ऐसे बनाएंगे। ये सबसे पहले देखेंगे कौन सा सेंटेंस है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर V1 लिखेंगे, V5 लिखें। तो सब्जेक्ट के बाद हम लोग को यहां पर लिखना होगा ही, सब्जेक्ट हो गया तो V1 लिखेंगे, V5 लिखें। तो हम लोग यहाँ पर ही के साथ V5 का प्रयोग करते हैं। और खाना का इंग्लिश होता है ईट। ईट के साथ क्या लगाना पड़ेगा? एस, ईट्स। और उसके बाद एक आम का इंग्लिश होता है ए मैंगो। ठीक है, ही ईट्स अ मैंगो, वह एक आम खाता है। सब्जेक्ट ही, V1 या V5 में हमने V5 का प्रयोग किया है, एस लगाया है, क्योंकि आपको पहले बताए थे कि ही के साथ V5 का प्रयोग होता है। तो हमने यहाँ ही के साथ V5 का प्रयोग यानी वर्ब में एस लगा दिया है। एक आम का ए मैंगो हो गया, ही ईट्स अ मैंगो। उसी प्रकार से आप दूसरे सेंटेंसेस भी बना सकते हैं, जैसे तुम आम खाते हो। तुम एक आम खाते हो। तो दोस्तों यहाँ पर यू है, तो यू के साथ हम लोग V1 का प्रयोग करेंगे, न कि V5 का। तो जो V1 होता है वो जैसे वर्ब होता है उसी तरह से लिख देना चाहिए। तो ईट का ईट ही लिखेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। यू ईट अ मैंगो। ठीक है, अगर इसी का हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, अगर इसी का हम निगेटिव सेंटेंस बनाएं तो आप यहां देख सकते हैं, तुम एक आम नहीं खाते हो। निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो तुम का इंग्लिश क्या होगा? यू। ठीक है, अब यू के बाद हम लोग डू लिखें कि डज लिखें? तो यहां पर हम लोग को देखना होगा कि यू के साथ हम लोग डू का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर आपको लिखना होगा यू डू नॉट। डू के बाद फिर नोट लिखना है, आप लोग जानते हैं। डू के बाद फिर नोट लिखना है। फिर V1 ईट अ मैंगो, यू डू नॉट ईट अ मैंगो। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसे रहता कि वह एक आम नहीं खाता है, तो इसको हम लोग ही डज नॉट ईट अ मैंगो कहेंगे। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ही डज नॉट ईट अ मैंगो, इसलिए क्योंकि ही के साथ डज का प्रयोग होता है। आप यहाँ देख सकते हैं ही के साथ हमने डज का प्रयोग किया है। ठीक है,
अब इसको अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहेंगे, जैसे इसी को इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर हम बनाएंगे, क्या तुम एक आम खाते हो, क्वेश्चन मार्क्स। क्या तुम एक आम खाते हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो डू लिखें कि डज लिखें? हम यहाँ पर डू का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पर तुम है, इसीलिए हम यहाँ पर डू का प्रयोग करेंगे, डू। उसके बाद फिर सब्जेक्ट यू, नोट है, इसमें कहीं नोट नहीं तो नहीं ना है, इसलिए हम नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर V1 है तो खाना का ईट होगा, और फिर ए मैंगो, डू यू ईट अ मैंगो। लेकिन दोस्तों अगर सेंटेंस इस प्रकार का हो जाए, ऐसे कि तुम एक आम क्यों खाते हो, तुम एक आम क्यों खाते हो, तो हम यहां वाई लिखेंगे। क्यों का इंग्लिश पहले लिखेंगे क्योंकि आपको यहां बताया गया है क्वेश्चन वर्ड का इंग्लिश पहले लिखना पड़ेगा, तो क्यों का इंग्लिश यहां पहले लिख दिए हैं, ठीक है। तो वाई डू यू ईट अ मैंगो, वाई डू यू ईट अ मैंगो, तुम एक आम क्यों खाते हो। अब इसको ध्यान से समझिए, वह एक आम खाता है, ही ईट्स अ मैंगो, ही के साथ V5 का प्रयोग किया गया है। तुम एक आम खाते हो, यू के साथ V1 का प्रयोग किया गया है। तुम एक आम नहीं खाते हो, यू के साथ हमने डू का प्रयोग किया है क्योंकि यू के साथ डू का प्रयोग होगा। क्या तुम एक आम खाते हो, तो हमने इस डू को पहले कर दिया है, यू को बाद में किया है क्योंकि यहाँ पर नियम है कि हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना है, फिर बाद में सब्जेक्ट लिखना है। तुम एक आम क्यों खाते हो, तो हमने यहाँ पर क्यों का इंग्लिश पहले लिख दिया, व्हाई डू यू ईट अ मैंगो। अगर यहीं पर होता कि तुम एक आम कब खाते हो, तो हम यहाँ पर व्हेन यानी कब लिखते, कब का इंग्लिश यहाँ पहले लिखते। तुम एक आम कहाँ खाते हो, तो हमने यहाँ कहाँ का इंग्लिश पहले लिखते हैं। मतलब कि जो भी यहाँ इंग्लिश में या हिंदी में जो भी आपका प्रश्नवाचक शब्द है उसका इंग्लिश यहाँ पहले लिखना होगा। इसी को हम लोग QW यानी क्वेश्चन वर्ड कहते हैं, यहाँ पर उस क्वेश्चन वर्ड को लिख देना होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस तरह के सेंटेंसेस का इम्प्लीमेंटेशन इन आवर डेली लाइफ, दैनिक जीवन में इसको हम कैसे लागू करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं। दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी जो टेंस है सभी आसान है क्योंकि इसमें कुछ रूल रेगुलेशन कुछ ज्यादा है। इसमें हो सकता है आपको कई बार 2-3 बार इसको देख करके समझना पड़ेगा, लेकिन आप समझ जरूर जाएंगे, ठीक है। एक बार फिर से हम इसको समझा देंगे। अब इसको ऐसे समझिए, जैसे हमने आपको बताया कि ही सी इट के साथ V5 का प्रयोग होता है, और आई वी यू दे और प्लूरल नंबर के साथ V1 का प्रयोग होता है। V5 एस या ES लग जाने से बनता है, और V1 जैसे होता है उसी प्रकार से लिखते हैं। डू का प्रयोग हम लोग निगेटिव सेंटेंस में करते हैं, और डू का प्रयोग हम लोग आई वी यू दे और प्लूरल नंबर के साथ करते हैं, और डज का प्रयोग हम लोग ही सी इट और सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं। अब हम उसको अपने दैनिक जीवन में कैसे बोलेंगे। दोस्तों एक कहावत इंग्लिश में कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे वो चीजें उतना ही आपकी अपने बनती जाएगी। जैसे एक उदाहरण आपको समझाते हैं, वह आम खाता है, ही ईट्स अ मैंगो। वह एक पत्र लिखता है, ही राइट्स अ लेटर। वह घर जाता है, ही गोज टू होम। वह नदी में नहाता है, ही बाथ्स इन द रिवर। वह कुर्सी पर बैठता है, ही सिट्स ऑन द चेयर। वह नाचता है, ही डांसेज। वह खाता है, ही ईट्स। वह सोता है, ही स्लीप्स। वह गाता है, ही सिंग्स। वह रोता है, ही वीप्स। मैं रोता हूं, आई वीप। मैं खाता हूं, आई ईट। मैं दौड़ता हूं, आई रन। मैं सड़क पर दौड़ता हूं, आई रन ऑन द रोड। मैं कुर्सी पर बैठता हूं, आई सीट ऑन द चेयर। मैं कलम से लिखता हूं, आई राइट विथ अ पेन। इस प्रकार से हम अपने सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। और निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आप डू या डज का प्रयोग करके निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो। वह नहीं खाता है, ही डज नॉट ईट। वह नहीं सोता है, ही डज नॉट स्लीप। वह नहीं रोता है, ही डज नॉट वीप। मैं नहीं रोता हूं, आई डू नॉट वीप। मैं नहीं खाता हूं, आई डू नॉट ईट। क्या मैं खाता हूं, डू आई ईट। क्या मैं बोलता हूं, डू आई स्पीक। क्या मैं नाचता हूं, डू आई डांस। क्या मैं सोता हूं, डू आई स्लीप।
क्या मैं लड़ता हूं? डू आई फाइट? मैं क्यों लड़ता हूं? वाई डू आई फाइट? मैं कहां लड़ता हूं? वेयर डू आई फाइट? मैं कब लड़ता हूं? व्हेन डू आई फाइट? मैं कब खाता हूं? व्हेन डू आई ईट? मैं कब बैठता हूं? व्हेन डू आई सिट? मैं कहाँ रहता हूँ? वेयर डू आई लिव? इस प्रकार से आप तमाम सेंटेंस अपने मन से बना सकते हैं। आप इसको समझिए और खुद से प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये आपको सेक्शन कैसा लगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से हम आपको नट सेल में ऐसे ही बता देते हैं हमने आपको अभी तक क्या सिखाया। दोस्तों, अभी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम पढ़ा रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन यही होता है, क्रिया के अंत में ता है ती है लगा होता है, जैसे वह खाता है, वह जाता है, वह बोलता है, वह नाचता है। हेल्पिंग वर्ब को शॉर्ट में एच भी लिखते हैं। डू या डज हेल्पिंग वर्ब होता है। डू का प्रयोग हम लोग आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर के साथ करते हैं। पीएन का मतलब प्लूरल नंबर होता है। डज का प्रयोग हम लोग ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं। सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन होता है। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और स्पेशल इंट्रोगेटिव 4 तरीके का स्ट्रक्चर के अनुसार सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले होता है। निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले कर देते हैं, बाकी सब लिख देते हैं उधर वाला। स्पेशल इंट्रोगेटिव में हम क्यू डब्ल्यू लिखते हैं पहले, यानी क्वेश्चन वर्ड जो भी प्रश्नवाचक शब्द उसका इंग्लिश पहले लिखते हैं, फिर बाद में ऊपर वाला पूरा उतार देते हैं। अंत में दोनों के अंत में क्वेश्चन मार्क्स लिखते हैं। V5 का मतलब होता है वर्ब प्लस SIS, डांसेज, सिंग्स, स्पीक्स इत्यादि V5 हैं। अपने मन से आप इसमें और भी दूसरे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट इनफिनिट तो हो गया, अब हम पास्ट इनफिनिट टेंस की ओर आते हैं। हेडिंग दीजिए आप मेरे साथ, पास्ट इनफिनिट टेंस। पास्ट इनफिनिट टेंस। दोस्तों, पास्ट इनफिनिट टेंस का जो पहचान होता है, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान। इसका पहचान ये होता है किसी भी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, ठीक है, ता, था, ती, थी, ते, थे इत्यादि लगा होता है। ठीक है, किसी भी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे इत्यादि लगा होता है। जैसे अब हम इसमें अगर हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करें तो हेल्पिंग वर्ब इसमें मात्र एक होता है, वो है डीड। ठीक है, अब डीड है तो ये बताने की जरूरत नहीं कि इसका प्रयोग किसके साथ होगा, ही के साथ होगा, सी के साथ होगा, इट के साथ होगा, क्योंकि एक ही है तो इसका हम डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे, स्ट्रक्चर मतलब बनावट, स्ट्रक्चर मतलब बनावट। देखिएगा अफर्मेटिव सेंटेंस की अगर बात करेंगे आप तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, पूरे टेंस में सबसे छोटा स्ट्रक्चर यही है। देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर, बहुत अच्छा यूज भी होता है लेकिन छोटा स्ट्रक्चर है। अगर आप इसको निगेटिव बनाएंगे तो भैया हेल्पिंग वर्ब तो लिखना ही पड़ेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डीड लिखना होगा। अब डीड के बाद नेगेटिव है तो नोट तो लिखना ही पड़ेगा, नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि जब देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस में V2 है तो निगेटिव में भी V2 लिखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ डीड लिख दिए तो फिर यहाँ पर आपको V1 लिखना पड़ेगा। अगर आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले हो जाता है, यानी कि यहाँ पहले हम लोग को डीड लिखना होगा, फिर तब सब्जेक्ट लिखना होगा, फिर यहाँ जरूरत के अनुसार नोट लिखना होगा, फिर प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स लिखना होगा। अब इसमें हम फिर स्पेशल इंट्रोगेटिव की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो स्पेशल इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हम लोग को QW लिखना होगा। QW क्या होता है अभी आप जान चुके हैं, प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, अब इसके अंतर्गत जो सेंटेंसेज आते हैं उस पर पहले हम चर्चा करते हैं। जैसे वह अंग्रेजी बोलता था। ठीक है, वह अंग्रेजी बोलता था, ता, था, तिथि आ रहा है। कभी कभी इस तरह के सेंटेंस में या ये भी आता है, तो वैसा सेंटेंस भी इसी के अंतर्गत आएगा।
वह अंग्रेजी बोलता था, तो वह का इंग्लिश क्या होगा? ही। फिर V2 लिखना है तो वर्ब बोलना, बोलना का V2 क्या होगा? स्पोक। और फिर इंग्लिश तो ही स्पोक इंग्लिश। उसी तरह से आप दूसरे सेंटेंस भी बना सकते हैं। वह बाजार जाता था, ठीक है, तो इसको हम लोग बनाएंगे ही। अब फिर V2 लिखना है तो जाना का V2 क्या होगा? गो का होगा वेंट। ही वेंट टू मार्केट। अगर इसी को हमको निगेटिव सेंटेंस कोई बनाने के लिए बोले तो इसका कैसे बनेगा कि वह बाजार नहीं जाता था, ठीक है, तो वह का इंग्लिश क्या होगा? ही। उसके बाद फिर डिड, फिर नॉट, फिर गो टू मार्केट, ठीक है। सब्जेक्ट ही हो गया, फिर निगेटिव सेंटेंस का डिड यहां लिख दिए, फिर नोट लिखना है नोट लिख दें, फिर V1 गो हो जाएगा और ऑब्जेक्ट मार्केट हो गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसी को हम अगर इंट्रोगेटिव बनाएंगे, जैसे क्या वह बाजार जाता था, तो ये हेल्पिंग वर्ब पहले हो जाएगा। अब ये सब्जेक्ट बाद में हो जाएगा। डिड ही गो टू मार्केट? क्वेश्चन मार्क्स। अगर कोई आपसे पूछे कि वह बाजार क्यों जाता था, वह बाजार क्यों जाता था, ठीक है, तो ये क्यों का इंग्लिश जो है, इस क्यों का इंग्लिश हम लोग को पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो व्हाई। उसके बाद फिर डिड लिखना पड़ेगा, फिर हेल्प सब्जेक्ट है तो ही लिखना पड़ेगा, फिर नोट इसमें नहीं ना है तो नहीं लिखेंगे, फिर V1 गो, फिर टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क्स। वाई QW हो गया, डिड यहां लिख दिए, सब्जेक्ट ही हो गया, और फिर V1 गो हो गया, और फिर ऑब्जेक्ट मार्केट हो गया। दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं छोटा मैंने थोड़ा सा कर दिया चीजों को अच्छे से समझाने के लिए। अब हम इस पूरे को देख करके ध्यान से बात करते हैं। देखिए अभी तक आपको हम क्या समझाए? पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपको पढ़ा रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन माने पहचान होता है, क्रिया प्लस ता था, तिथि, तेथे, या, ये इत्यादि लगा रहता है। हेल्पिंग वर्ब डिड होता है। हमने ये नहीं बताया कि ही के साथ प्रयोग हुआ कि सी के साथ हुआ कि यू के साथ हुआ, क्योंकि माई बाप के एक ही को बेटा होता है तो हिस्सा नहीं बांटते हैं। अब ये डिड का प्रयोग हम लोग किस प्रकार से नीचे किए हैं देखिएगा ध्यान से। अफर्मेटिव सेंटेंस में डिड फिट नहीं लगता है। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, छोटा सा स्ट्रक्चर है लेकिन ज्यादा काम करता है, ठीक है। अब निगेटिव सेंटेंस जो होता है इसमें हम लोग डिड के बाद नोट लगा देते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये वाला डिड यहां आ जाता है। जरूरत है तो नोट लगाइए, नहीं है तो मत लगाइए। जो स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है इसको हम लोग WH सेंटेंस भी कहते हैं। इसमें QW पहले आ जाता है और फिर बाद में सारा ऊपर वाला हम लोग इसी तरह से उतार देते हैं, जिस प्रकार से हमने अभी आपको लिख के दिखाया है। अब कुछ सेंटेंस को आपको दिखाते हैं। देखिए, वह अंग्रेजी बोलता था, तो ही स्पोक इंग्लिश, क्योंकि आपको मैंने बताया कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। वह बाजार जाता था, ही वेंट टू मार्केट। निगेटिव सेंटेंस में डिड के बाद नोट लगा देना है, तो ही डिड नॉट गो टू मार्केट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड को पहले कर देना है, तो डिड ही गो टू मार्केट। और वह बाजार क्यों जाता था, तो ये वाई को हम पहले लिख दिए हैं, वाई डिड ही गो टू मार्केट। अब आप मेरे साथ चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप मेरे साथ भी बोल सकते हैं। मेरे साथ थोड़ा सा रिपीट कीजिए आप लोग, अच्छा लगेगा और आपको समझ में भी आएगा। देखिए, मैं जाता था, आई वेंट। मैं खाता था, आई एट। लेकिन मैं नहीं खाता था, आई डिड नॉट ईट। V1 का प्रयोग निगेटिव में। मैं नहीं बोलता था, आई डिड नॉट स्पीक। मैं नहीं लिखता था, आई डिड नॉट राइट। मैं नहीं बैठता था, आई डिड नॉट सीट। मैं नहीं दौड़ता था, आई डिड नॉट रन। वह नहीं दौड़ता था, ही डिड नॉट रन। वह नहीं सड़क पर दौड़ता था, ही डिड नॉट रन ऑन द रोड। वह नहीं बैठता था, ही डिड नॉट सीट। वह कुर्सी पर नहीं बैठता था, ही डिड नॉट सीट ऑन द चेयर। वह नहीं लड़ता था, ही डिड नॉट फाइट। वह नहीं बोलता था, ही डिड नॉट स्पीक।
क्या वह बोलता था? डिड ही स्पीक? क्या वह खाता था? डिड ही ईट? क्या वह स्कूल जाता था? डिड ही गो टू स्कूल? क्या वह तुम्हारे साथ स्कूल जाता था? डिड ही गो टू स्कूल विथ यू? क्या वह तुम्हारे साथ बाजार जाता था? डिड ही गो टू मार्केट विथ यू? क्या तुम अपने दोस्तों के साथ बाजार जाते थे? डिड यू गो टू मार्केट विथ योर फ्रेंड्स? तुम बाजार क्यों जाते थे? वाई डिड यू गो टू मार्केट? तुम क्यों बोलते थे? वाई डिड यू स्पीक? तुम क्यों लड़ते थे? वाई डिड यू फाइट? तुम क्यों सोते थे? वाई डिड यू स्लीप? तुम क्यों लिखते थे? वाई डिड यू राइट? तुम क्यों एक पत्र लिखते थे? वाई डिड यू राइट अ लेटर? तुम कुर्सी पर क्यों बैठते थे? वाई डिड यू सीट ऑन द चेयर? हजारों हजार सेंटेंस आप बना सकते हैं, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आगे आते हैं। अब बढ़ते हैं अगले अगले टेंस की ओर। थोड़ा जल्दबाजी में इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि कम समय में अधिक बातें करनी है और लिमिटेड समय में पूरे टेंस को पढ़ाना है, इसीलिए थोड़ा सा जल्दबाजी में है। आप लोग वीडियो को अगेन प्ले करके देख लीजिएगा या पॉज करके आप फिर से समझ लीजिएगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट की टेंस की बात करते हैं। देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का आइडेंटिफिकेशन को हम शॉर्ट में आप आईडी लिख सकते हैं, क्योंकि अब आप इस वर्ड के साथ फैमिलियर हो गए हैं, जान रहे होंगे यहाँ पर हमने क्या लिखा है। आइडेंटिफिकेशन को हमने शॉर्ट में आईडी लिखा है, इसका मतलब पहचान होता है। अब गड़बड़ाइएगा मत आप लोग। पहचान इसका यही होता है कि किसी भी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, भाई लोग, क्रिया के अंत में गा, गे, गी, ईटीसी लगा होता है। ठीक है, अब इसमें प्रयोग होता है हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो शैल या विल होता है। तो हमने यहाँ पर एच भी लिख दिया। एच भी जो होता है भाई लोग शैल या विल होता है। जो हम शैल का प्रयोग करते हैं आई और वी के साथ करते हैं, और जो विल का प्रयोग करते हैं रेस्ट ऑल मतलब बाकी सभी के साथ। ठीक है, अब बाकी सभी के साथ कहने का मतलब हुआ कि आई और वी को छोड़ करके बाकी जितना होता है, जैसे ही, सी, इट, दे, यू इत्यादि के साथ हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। अब स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इसका स्ट्रक्चर में अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है, ठीक है, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है इस प्रकार का होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस आप लोग बना सकते हैं। निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस शैल या विल के बाद तो नोट लगेगा ही क्योंकि निगेटिव है, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या आप इंट्रोगेटिव बता सकते हैं? इंट्रोगेटिव आप बनाइए। इंट्रोगेटिव में शैल या विल को पहले कर देते हैं प्लस फिर सब्जेक्ट। अगर जरूरत है तो नोट लिखिए, नहीं है तो मत लिखिए। प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। अगर आप स्पेशल इंट्रोगेटिव या WH सेंटेंस के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले QW लिख देना है और ये शैल या विल को पूरा ऊपर वाला उतार देना है। शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, ये चारों स्ट्रक्चर बन गया। अब इस पर कुछ सेंटेंस आपको हम बना के दिखाते हैं। ठीक है, देखो, वह पटना जाएगा। दोस्तों, कभी भी आपको हम किसी भी टेंस में सिंपल सेंटेंस बता रहे हैं तो आप ये मत सोचिएगा कि हमेशा साधारण सेंटेंस का प्रयोग किया जा रहा है। हम बड़े बड़े सेंटेंस भी लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है, लेकिन मेरा जो प्रथम उद्देश्य है आपको समझाना। एकदम जो कमजोर विद्यार्थी वो भी मेरे चीजों को समझ पाए, बस मेरा यही उद्देश्य है।
आप समझ जाइएगा तो बड़े से बड़े सेंटेंस आप खुद से बना सकते हैं। वह पटना जाएगा, ठीक है। गागेगी आ गया तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया, पक्का है। अब वह है तो सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे ही, शैल लिखे कि विल लिखें, तो ही के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि शैल का प्रयोग सिर्फ आई और बी के साथ ही होता है, बाकी सब के साथ विल का प्रयोग होता है। ही विल, अब वर्ब लिखना है तो गो लिख दिए, और ऑब्जेक्ट इसमें पटना है। ही विल गो टू पटना, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पर टू का प्रयोग होगा। ही विल गो टू पटना। अच्छा, आप लोग कभी जानने का प्रयास किए कि गो के बाद टू का प्रयोग आता ही क्यों है? कई लोगों से पूछने के बाद वो बताते हैं कि नहीं, गो है तो टू आएगा ही। भाई क्यों आएगा? इसलिए आएगा क्योंकि टू एक प्रीपोजिशन है, और टू प्रीपोजिशन का हम प्रयोग तब करते हैं जब टू के बाद कोई लिमिटेड जगह होता है। लिमिटेड जगह से पहले हम लोग टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो पटना एक निश्चित सीमित एरिया है, जगह है, इसीलिए उसके पहले हमने टू का प्रयोग किया है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, मैं पटना जाऊंगा, मैं पटना जाऊंगा, तुम पटना क्यों जाओगे? ठीक है, तुम पटना क्यों जाओगे, तो होगा व्हाई विल यू गो टू पटना। व्हाई विल यू गो टू पटना, तुम पटना क्यों जाओगे, ठीक है। अब हम इसको अपने शब्दों में आपको बताते हैं। अब हम इस पर प्रैक्टिस थोड़ा बहुत कर लेते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए ठीक से। आपको देख सकते हैं यहाँ पर कि हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में गा, गे, गी इत्यादि लगा होता है। हेल्पिंग वर्ब शैल या विल होता है। शैल का प्रयोग हम लोग आई और वी के साथ करते हैं। विल का प्रयोग हम लोग रेस्ट ऑल माने बाकी सभी के साथ करते हैं, आई और वी को छोड़ करके। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और स्पेशल इंट्रोगेटिव, चार स्ट्रक्चर हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में, सॉरी निगेटिव सेंटेंस में शैल या विल के बाद हम लोग को नोट लगा देना है। इंट्रोगेटिव में शैल या विल को पहले कर देना है। स्पेशल इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड लिख करके ऊपर वाला पूरा उतार देना है। स्ट्रक्चर लिखने का सिंपल फंडा यही है, कोई भी लिख सकता है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। वह पटना जाएगा, ही विल गो टू पटना। मैं पटना जाऊंगा, आई शैल गो टू पटना। देखिए यहाँ ही है इसलिए विल का प्रयोग किए हैं, आई है इसलिए शैल का प्रयोग किए हैं। क्या मैं पटना जाऊंगा, तो इस शैल को पहले कर देना है, शैल आई गो टू पटना। तुम पटना क्यों जाओगे, तो व्हाई का इंग्लिश पहले लिखेंगे ना, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड हो गया। तुम पटना क्यों जाओगे, व्हाई विल गो टू पटना। थोड़ा सा मेरे साथ आप लोग बोलिएगा और उसको अपने दैनिक जीवन में भी कभी जरूरत पड़े तो बोलने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैं खाऊंगा, आई शैल ईट। मैं जाऊंगा, आई शैल गो। मैं नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो। शैल नोट को हम शॉर्ट में शांट बोलते हैं, SHANT शांट बोलते हैं। विल नोट को हम लोग विलंट नहीं बोलते हैं, वोंट बोलते हैं। कई लोग गलती करते हैं कि शैल नोट को साइलेंट बोलते हैं और विल नोट को विलंट कहते हैं, जो कि गलत है। शैल नोट को हम लोग शांट कहते हैं, विल नोट को वोंट कहते हैं। और उसी तरह से आप सेंटेंस भी बना सकते हैं, मैं नहीं जाऊंगा, आई शांट गो। मैं नहीं खाऊंगा, आई वोंट ईट। मैं नहीं लिखूंगा, आई वोंट राइट। मैं नहीं दौड़ूंगा, आई वोंट रन। मैं नहीं बैठूंगा, आई वोंट सिट। क्या तुम जाओगे, विल यू गो। क्या तुम मुझसे शादी करोगे, विल यू मैरी मी। क्या तुम बैठोगे, विल यू सीट। क्या तुम सोओगे, विल यू स्लीप। क्या तुम लड़ोगे, विल यू फाइट। क्या तुम मुझसे लड़ोगे, विल यू फाइट विथ मी। क्या तुम मुझसे एक रोटी के लिए लड़ोगे, विल यू फाइट विथ मी फॉर अ ब्रेड। क्या तुम अपने दोस्त के साथ बाजार जाओगे, विल यू गो टू मार्केट विद योर फ्रेंड। क्या तुम सब्जी खरीदने के लिए अपने दोस्त के साथ मार्केट जाओगे, विल यू गो टू मार्केट विथ योर फ्रेंड्स टू बाई वेजिटेबल्स। क्या तुम अंग्रेजी बोलोगे, विल यू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम कठिन परिश्रम करोगे, विल यू वर्क हार्ड। क्या तुम परीक्षा में अच्छा नंबर लाओगे, विल यू गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। क्या तुम दीनदयाल इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करोगे, विल यू सब्सक्राइब दीनदयाल इंग्लिश क्लासेस। मुझे पता है कि आप कर ही दीजिएगा, इसलिए मैंने सेंटेंस बना दिया जानबूझ करके। तुम क्यों जाओगे, व्हाई विल यू गो। तुम क्यों खाओगे, व्हाई विल यू ईट। तुम आम क्यों खाओगे, व्हाई विल यू ईट अ मैंगो। तुम क्यों बैठोगे, व्हाई विल यू सिट। तुम मेरे घर क्यों आओगे, व्हाई विल यू कम टू माई हाउस। तुम अंग्रेजी क्यों बोलोगे, व्हाई विल यू स्पीक इन इंग्लिश।
बहुत सारा सेंटेंस आप बना सकते हैं। समय बचाने के लिए हम ज़्यादा समय हर एक पर नहीं दे रहे हैं, बस फंडामेंटल आप समझ जाइए और रोक रोक करके आप बारीकी से भी आपको समझना है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप लोग को इतने जल्दी आगे नहीं बढ़ना है। अब बात करते हैं अगले टेंस की ओर। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट खत्म। अब आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट कंटिन्यूअस, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस। हेडिंग दीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब इसमें आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, पहचान क्या होगा। हम शॉर्ट में आईडी लिखते हैं। अब आपको पता होगा आईडी का मतलब यहाँ पहचान समझना है, पहचानने का नियम। इसको कुछ लोग रूल्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन भी कहते हैं, पहचानने का नियम। तो देखो भाई लोग, किसी भी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में जब रहा है, रही है, रहे हैं एटीसी लगा होता है, तो हम लोग इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है भाई लोग, वो इस प्रकार से होता है, इज, एम, आर। दोस्तों इज का प्रयोग जो होता है हम लोग ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं। एम का प्रयोग सिर्फ आई के साथ होता है, और जो आर का प्रयोग हुआ वो यू, वी, दे और प्लूरल नंबर के साथ करते हैं। सिंगुलर प्लूरल को एस एन पी एन हमने लिखा है। स्ट्रक्चर की बात करते हैं। बनावट, तो मुझे अब तक पता होगा कि अब तक आपको अफर्मेटिव सेंटेंस लिखने आ जाएगा। अगर आपके पास हेल्पिंग वर्ब की जानकारी है तो पक्का आपको आना चाहिए कंटिन्यूअस टेंस या कोई भी टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस लिखने। और अफर्मेटिव आ गया तो निगेटिव भी लिख सकते हैं, निगेटिव आ गया तो इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव आ गया तो स्पेशल इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले होता है, आप लोग जानते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है, इज, एम, आर प्लस। याद रखिए कंटिन्यूअस टेंस जहां भी है V4, कंटिन्यूअस टेंस कहीं भी V4 का प्रयोग करना। V4 का मतलब वर्ब प्लस ING होता है, माने वर्ब में ING लगा देते हैं। जैसे गो का V4 गोइंग, डांस का V4 डांसिंग, सिंगिंग, वॉकिंग, रनिंग इत्यादि। ऑब्जेक्ट, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस क्या लिखना है, नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे इसका तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं करना भाई लोग, इज एम आर को पहले कर दो, इज एम आर प्लस क्या लिख देना है, सब्जेक्ट। अगर जरूरत है तो नोट लिखे, नहीं तो मत लिखिए, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है। स्पेशल इंट्रोगेटिव, स्पेशल इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना है दोस्तों, QW लिख दीजिए और ऊपर वाला पूरा उतार दीजिए, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम नोट का प्रयोग करेंगे, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। इस तरीके से हम बनाएंगे इसको। ठीक है। तो अब आते हैं, अब हम बात करते हैं सेंटेंस के ऊपर कि इसमें सेंटेंस कैसा आएगा। जैसे वह अंग्रेजी बोल रहा है। जैसे आपको पहले बताएं कि हमने सिंपल सेंटेंस का प्रयोग हमेशा किया है आपको समझाने के लिए। वह अंग्रेजी बोल रहा है, तो ही सब्जेक्ट हो गया। अब ही के साथ किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। तो इज बोल रहा है, बोलना का क्या होगा, V4 स्पीकिंग। स्पीक में ING लगा दीजिए क्योंकि स्पीक V1, स्पीकिंग V4 का प्रयोग करना है। ही इज स्पीकिंग,
इंग्लिश। अगर इसका निगेटिव सेंटेंस बनाया जाए कि वह अंग्रेजी नहीं बोल रहा है, ठीक है, तो कैसे बनेगा? ही इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। दोस्तों निगेटिव सेंटेंस हमने एक बार ले दिया, तो आप ऐसा नहीं कि मत समझिएगा, देखिएगा ध्यान से। सब्जेक्ट ही, इज, ही के साथ इज लिख दिए, फिर नॉट लिखना है, नॉट लिखे हैं, बिफोर स्पीकिंग और ऑब्जेक्ट इंग्लिश। ही इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। अगर सेंटेंस ऐसे रहेगा कि मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, ठीक है, तो मैं का इंग्लिश आई होगा। आई के साथ किसका प्रयोग करना है? एम का। आप यहां देख सकते हैं, आई के साथ एम का प्रयोग करना है, ठीक है। तो आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। अगर इसको कोई ऐसे बनाए कि क्या मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, ठीक है, तो ये एम जो है ना पहले हो जाएगा और सब्जेक्ट बाद में। एम आई स्पीकिंग इंग्लिश क्वेश्चन मार्क्स। कोई कहे कि मैं अंग्रेजी क्यों बोल रहा हूं, ठीक है, अंग्रेजी क्यों बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये जो क्यों है ना, इसका इंग्लिश हम लोग पहले लिखेंगे, तो क्या होगा? वाई एम आई स्पीकिंग इंग्लिश। वाई एम आई स्पीकिंग इंग्लिश। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा, इसको ध्यान से और बारी बारी से आपको समझा देते हैं क्या हमने आपको पढ़ाया अभी तक। दोस्तों अभी तक आपको मैंने पढ़ाया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नियम, कि किसी भी हिंदी वाक्य के क्रियाकंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा रहता है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, आर होता है, और इज का प्रयोग हम लोग ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं। एम का प्रयोग आई के साथ करते हैं, आर का प्रयोग यू, विद और प्लूरल नंबर के साथ करते हैं। स्ट्रक्चर मतलब बनावट होता है अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और स्पेशल इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले होता है, उसके बाद इज, एम, आर लिख दीजिएगा। V4 का मतलब वर्ब में आईएनजी लगा देना है। नेगेटिव सेंटेंस में नोट लगा देना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये जो तीनों हेल्पिंग वर्ब पहले कर देना है। अगर जरूरत है तो नोट लगाइए, नहीं तो मत लगाइए। लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स देना है। उसके बाद स्पेशल इंट्रोगेटिव में क्यू, डब्ल्यू लिख करके बाकी ऊपर वाला सारा इस तरह से उतार देना है। अब अगर बात करेंगे आप सेंटेंस की, तो वह अंग्रेजी बोल रहा है, ठीक है, वह अंग्रेजी बोल रहा है। ही इज स्पीकिंग इंग्लिश। ही के साथ हमने इज का प्रयोग किया है, यहाँ भी ही के साथ इज का प्रयोग किया है, यहाँ आई के साथ एम का प्रयोग होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर सेंटेंस का शुरुआत क्या से होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पहले करते हैं। सेंटेंस के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे आता है तो हम यहाँ पर उस क्वेश्चन वर्ड का इंग्लिश पहले लिखते हैं। अगर यहाँ पर कब होता तो यहाँ व्हेन लिखते, कहाँ होता तो यहाँ वेयर लिखते, अगर यहाँ कैसे होता तो यहाँ हाउ लिखते। इस प्रकार से इसी को देख करके पहले यहाँ लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद बाकी जो बचेगा उसको लिखना है। आइए थोड़ा सा मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। बहुत मजेदार सेंटेंस का ये पार्ट है, टेंस का ये पार्ट है। देखिए जैसे इसमें हम लोग सेंटेंस किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं पटना जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू पटना। मैं खेलने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू प्ले। मैं खाने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू ईट। मैं बोलने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्पीक। मैं अपने बारे में बोलने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट माई सेल्फ। मैं अपना परिचय देने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू गिव माई इंट्रोडक्शन। वह नहीं खा रहा, ही इज नॉट ईटिंग। वह नहीं नाच रहा है, ही इज नॉट डांसिंग। क्या वह नाच रहा है, इज ही डांसिंग। क्या वह खा रहा है, इज ही ईटिंग। क्या वह बोल रहा है, इज ही स्पीकिंग। तुम क्यों बोल रहे हो, वाई आर यू स्पीकिंग। हमने यू का यू वाला से नहीं बनाया है, आर का प्रयोग नहीं किया इधर, लेकिन आप लोग समझ जाइएगा। तुम क्यों खा रहे हो, वाई आर यू ईटिंग। तुम क्यों बोल रहे हो, वाई आर यू स्पीकिंग। तुम क्यों लिख रहे हो, वाई आर यू राइटिंग।
तुम क्यों सो रहे हो, वाई आर यू स्लीपिंग। तुम क्यों बैठ रहे हो, वाई आर यू सिटिंग। तुम कुर्सी पर क्यों बैठ रहे हो, वाई आर यू सिटिंग ऑन द चेयर। तुम बाजार क्यों जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग टू मार्केट। तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो, वाई आर यू फाइटिंग इन ईच अदर। तुम अपने दोस्तों के साथ बाजार जा रहा है, यू आर गोइंग टू मार्केट विथ योर फ्रेंड्स। इस तरह से बहुत सारा सेंटेंस आप बना सकते हैं। हम ज्यादा समय एक पर नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हमको कम समय में अधिक बातें बताना है। मुझे उम्मीद है कि आप ये सब चीज अच्छे से समझ रहे होंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, हम 2-4 या लिमिटेड सेंटेंस आपको बता रहे हैं। समझदार विद्यार्थी के लिए सारा काफी होता है। इसके माध्यम से आप चाहें तो 4 सेंटेंस से आप 40 सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की अब हम लोग बात करते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में दोस्तों जो आइडेंटिफिकेशन होता है, जो आईडी हमारा होता है, वो होता है कि किसी भी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्रिया प्लस रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा होता है। जो इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है वाज या वेयर। दोस्तों वाज का जो प्रयोग होता है आई, ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं। जो वेयर का प्रयोग करते हैं यो यू, वी, दे और प्लूरल नंबर के साथ करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब बनावट होता है। अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करना है। सब्जेक्ट प्लस, आपको पहले ही बताया है कि अगर आपको हेल्पिंग वर्ब पता है तो आप पूरा स्ट्रक्चर अपने से आपको लिखने आना चाहिए। कैसे लिखेंगे सोचिए। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले होता है तो बाद में हेल्पिंग वर्ब भी आता है। तो वाज या वेयर हेल्पिंग वर्ब पता ही है। कंटिन्यूअस टेंस है तो V4 का प्रयोग होगा ही, आप तो जान ही चुके हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना ही है। निगेटिव सेंटेंस भी आपको बनाने आना चाहिए। अगर आपको अफर्मेटिव लिखा तो निगेटिव आना चाहिए। सब्जेक्ट प्लस, इसमें खाली नोट लगा देना है वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना है भाई। सबसे पहले वाज या वेयर कर दीजिए, फिर सब्जेक्ट, फिर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट नोट लिखना है। इसीलिए इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। स्पेशल अगर इंट्रोगेटिव की अगर आप बात करते हैं तो स्पेशल इंट्रोगेटिव में QW लिख करके और ऊपर वाला पूरा उतार दीजिए। वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। आइए सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस बनाने के लिए कुछ नहीं करना है। रहा था, रही थी आता है सेंटेंस के अंत में, तो वह एक गाना गा रहा था। रहा था यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस था, पास्ट, रहा कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस रहा था। वह का इंग्लिश क्या होगा ही के साथ वाज लगाना है कि वेयर, तो वाज लगाना है। ऊपर आप देख सकते हैं ही के साथ वाज का प्रयोग होगा। अब फिर कहता है कि V4 लिखिए, तो गाना का V4 क्या होता है सिंगिंग। एक गाना का क्या होता है सॉन्ग। ही वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह एक गाना गा रहा था। उसी तरह से आप दूसरे सेंटेंस ही बना सकते हैं। मैं एक गाना गा रहा था। ठीक है, तो आई वाज होगा ना आई के साथ,
आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, खेसारी लाल एक गाना गा रहा था। ठीक है, खेसारी लाल को तो आप लोग जानते ही होंगे। सिंगिंग अ सॉन्ग, खेसारी लाल वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। इस प्रकार से आप सेंटेंस बना सकते हैं। आप चाहें तो निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, वह गाना नहीं गा रहा था। ठीक है, तो होगा ही वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। ही वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, वह एक गाना नहीं गा रहा था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सेंटेंस बना सकते हैं। अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगर आप बात करते हैं, तो क्या वह एक गाना गा रहा था, तो इसको ऐसे लिखेंगे, वाज ही सिंगिंग ए सॉन्ग। वाज ही सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या वह एक गाना गा रहा था। अब उसके बाद देखिए इस तरह का सेंटेंस हो सकता है, वह क्यों गाना गा रहा था, तो होगा वाई वाज ही सिंगिंग अ सॉन्ग। वाई वाज ही सिंगिंग अ सॉन्ग, वह एक गाना क्यों गा रहा था। ऐसा आप ये मत समझिए खाली गाना गा रहा था, खाली गाना गा रहा था लिखवा रहे हैं। आपको एक क्रिटेरिया हम दे रहे हैं, आपको बस एक वे प्रदान कर रहे हैं। आप इसके आधार पर आप दूसरे सेंटेंस बना सकते हैं। देखिए अब हम इसको बोल के बता रहे हैं, आपको बोल करके कुछ सेंटेंस आपको बता दे रहे हैं। जैसे देखिए रहा था रही थी के अंतर्गत हम लोग किस प्रकार सेंटेंस बना सकते हैं। वह जंगल में टहल रहा था, ही वॉज वॉकिंग इन द फॉरेस्ट। वह खा रहा था, ही वॉज ईटिंग। वह जा रहा था, ही वॉज गोइंग। वह नाच रहा था, ही वॉज डांसिंग। वह मेरी शादी में नाच रहा था, ही वॉज डांसिंग इन माई मैरिज। हुआ नहीं है लेकिन फिर भी सेंटेंस बना दे रहे हैं। वह बैठ रहा था, ही वॉज सिटिंग। वह नहीं बैठ रहा था, ही वॉज नॉट सिटिंग। वह कुर्सी पर नहीं बैठ रहा था, ही वॉज नॉट सिटिंग ऑन द चेयर। वह नहीं लड़ रहा था, ही वॉज नॉट फाइटिंग। वे लोग आपस में नहीं लड़ रहे थे, दे वे आर नॉट फाइटिंग इन ईच अदर। दे के साथ वेयर का प्रयोग होता है। तुम जा रहे थे, यू वेयर गोइंग। क्या तुम जा रहे थे, वेयर यू गोइंग। तुम कहाँ जा रहे थे, वेयर वेयर यू गोइंग। तुम क्या खा रहे थे, व्हाट वेयर यू ईटिंग। तुम क्या लिख रहे थे, व्हाट वेयर यू राइटिंग। तुम क्या सोच रहे थे, व्हाट वेयर यू थिंकिंग। मैं क्या सोच रहा हूँ, व्हाट वाज आई थिंकिंग। इस तरह से आप और भी दूसरे सेंटेंस बना सकते हैं। वह बचपन में अपने दोस्तों के साथ नदी में नहा रहा था, ही वॉज बाथिंग इन द रिवर विथ हिज फ्रेंड्स इन हिज चाइल्डहुड। बड़े बड़े सेंटेंस, छोटे छोटे सेंटेंस अपने से बना सकते हैं। बस आपको हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, और हिंदी में पता होना चाहिए कि ये रहा था, रही थी है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही है। समय को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बाद हमारा है पास्ट कंटिन्यूअस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का भाई लोग आइडेंटिफिकेशन जो होता है वो किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में, क्रिया के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, एटीसी लगा होता है। अब कुछ लोग इसको ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग जो है इसको इस प्रकार से लिखते हैं, जैसे
क्रिया प्लस लगता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे etc। लेकिन आपको बता दें कि ये जो आप रहा होगा, रही होगी आप ये लिख रहे हैं, ये पूरी तरह से गलत है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में इस तरह के वाक्यों का प्रयोग आप भुला के भी नहीं करें। पुराना ग्रामर में ऐसा नियम था, रहा होगा, रही होगी लोग कहते थे। अब आप पूछेंगे सर तो ऐसा क्यों है कि इसका प्रयोग हम लोग रहा होगा, रही होगी ना करके ता रहेगा, ती रही करेंगे। देखिए, रहा होगा, रही होगी से ये बोध होता है कि वो काम हो रहा होगा, यानी कि संभावना है उस काम को होने की। और संभावना का प्रयोग हमेशा हम लोग मॉडल में करते हैं। शक, संभावना, एबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इत्यादि को बताने के लिए मॉडल में प्रयोग करते हैं। तो इस सब का जो प्रयोग है ना, अब मॉडल में होता है। मॉडल्स के अंतर्गत ये सब आते हैं और टेंस में अब ये आता है। टेंस के अंतर्गत हम ये बताते हैं कि निश्चित रूप से ता रहेगा, माने वो काम आगे भी जारी रखेगा, वो माने भविष्य में भी वो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अगर रहा होगा कह दीजिएगा तो हम कल्पना कर रहे हैं। जैसे एक उदाहरण समझिए, मेरी माँ खाना बना रही होगी, हो सकता नहीं हो बना रही होगी, कहने से ये पता नहीं चल रहा है कि हम अनुमान व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि मेरी माँ खाना बनाते रहेगी, इसका मतलब हुआ कि निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी वो। मेरा दोस्त पढ़ाई कर रहा होगा, हो सकता है कि पैंट चुरा के रोड पर घूम रहा होगा। बहुत सारा सेंटेंस है जिसको हम अनुमान के माध्यम से रहा होगा, रही होगी के आधार पर बना सकते हैं। और मॉडल आपको पढ़ाएंगे तो आप उसको उसमें हम आपको बताएंगे। इसीलिए प्लीज आप इसका प्रयोग मत कीजिएगा। ये जो आप यहाँ देख रहे हैं, इसलिए मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूं। अब बढ़ते हैं हम आगे। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है, जो इसका हेल्पिंग वर्ब होता है इस प्रकार से होता है, एच भी, शैल या विल प्लस बी। ठीक है दोस्तों, शैल बी का प्रयोग हम लोग आई और बी के साथ करते हैं, आप लोग जानते होंगे। और जो विल बी का प्रयोग करते हैं वो बाकी सभी के साथ, माने आई और बी को छोड़ करके बाकी सभी के साथ करते हैं, याद रखिएगा। अब स्ट्रक्चर, बनावट, अफर्मेटिव सेंटेंस, तो इसको तो आप जरूर बना सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस जरूर लिख सकते हैं। शैल या विल हेल्पिंग वर्ब है, तो लिखिए सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी। कंटिन्यूअस है ना, तो हम लोग पक्का है कि V4 का प्रयोग करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसका आप निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो ये भी आसानी से बन जाएगा। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नोट लगा दीजिए, तब भी लिखना है, और फिर V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस उसके बाद कुछ नहीं। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव भी आप बना सकते हैं। शैल या विल को पहले कर दीजिए प्लस सब्जेक्ट। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि शैल या विल के बाद बीओ नीचे करते हैं। बी से मतलब नहीं है हमको, मेन मेरा मतलब है शैल या विल से। बी एक पूरक के रूप में यहाँ पर आया है, कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में आया है, इससे अर्थ इसका बढ़िया निकलता है, इसीलिए बी का प्रयोग यहाँ अलग से डाला गया है। मेन हेल्पिंग वर्ब हम लोग को यहाँ पर ये शैल या विल को करना है। कहीं भी उठा पटक करेंगे तो शैल विल को ही करेंगे। बी बेचारा छोटा, उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ठीक है, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट नोट लिखेंगे प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। आप स्पेशल इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन वर्ड लिख करके ऊपर वाला पूरा लिख दीजिए, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, QW प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। अब आइए सेंटेंस किस प्रकार का इसमें बनेगा वो बता देते हैं। ऐसा एक सेंटेंस है, वह एक
रोटी के लिए लड़ता रहेगा। ठीक है, वह एक रोटी के लिए लड़ता रहेगा। वह सबसे पहले बनाएंगे वह लड़ता रहेगा, तो सब्जेक्ट ही के साथ विल का प्रयोग करते हैं, आप लोग तो जानते होंगे। ही विल बी फाइटिंग, ही विल बी फाइटिंग फॉर अ ब्रेड, ही विल बी फाइटिंग फॉर अ ब्रेड। एक रोटी के लिए फॉर अ ब्रेड हो गया, ही विल बी फाइटिंग मतलब वह लड़ता रहेगा। ठीक है, तुम सोते रहोगे। ठीक है, क्या होगा? यू विल बी स्लीपिंग। अच्छा, इस सेंटेंस को अगर हम ऐसे बनाएं कि तुम क्यों सोते रहोगे, ठीक है, तो क्या होगा? वाई विल यू बी स्लीपिंग। ठीक है, वाई विल यू बी स्लीपिंग, क्योंकि क्यों को आपको पता होगा कि क्यों को पहले लिख देना है, तो क्यों को पहले लिख दिए, फिर सब्जेक्ट सेल या विल में लिखना, फिर यू, फिर बी, फिर स्लीपिंग। यहाँ पर अगर यहाँ नहीं समझ में आता, यहाँ से देखिए क्यू डब्ल्यू वाई लिख दिए, सेल या विल में से विल लिखे हैं, फिर सब्जेक्ट यू लिखे हैं, फिर बी ये भी लिखे हैं, बी फॉर स्लीपिंग, ऑब्जेक्ट नहीं है, नहीं लिखे हैं। ठीक है, अब इसको हम एक बार ऐसे ही आपको अपने भाषा में समझा देते हैं। इसको हम कैसे बोलेंगे? मैं लड़ता रहूंगा, आई शैल बी फाइटिंग। मैं हंसता रहूंगा, आई शैल बी लाफिंग। मैं अपने देश के लिए लड़ता रहूंगा, आई शैल बी फाइटिंग फॉर माई कंट्री। मैं अंग्रेजी बोलता रहूंगा, आई शैल बी स्पीकिंग इंग्लिश। मैं दीनदयाल सर का वीडियो देखता रहूंगा, आई शैल बी वॉचिंग दीनदयाल सर्स वीडियो। ठीक है, आप इस तरह के और दूसरे सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे वह नहीं खाता रहेगा, ही विल नॉट बी ईटिंग। वह आम नहीं खाता रहेगा, ही विल नॉट बी ईटिंग अ मैंगो। वह नहीं टहलता रहेगा, ही विल नॉट बी वॉकिंग। वह बगीचे में नहीं टहलता रहेगा, ही विल नॉट बी वॉकिंग इन द गार्डन। क्या वह बोलता रहेगा? विल ही बी स्पीकिंग। क्या वह खाता रहेगा? विल ही बी ईटिंग। क्या वह आम खाता रहेगा? विल ही बी ईटिंग अ मैंगो। वह क्यों खाता रहेगा? वाई विल ही बी ईटिंग। वह क्यों नाचता रहेगा? वाई विल ही बी डांसिंग। हालांकि कब, क्यों, कहां, कैसे का प्रयोग इसका दैनिक जीवन में बोलचाल में नहीं आता है। जैसे वह कहां जाता रहेगा, ऐसे कोई जनरली बोलता नहीं है, लेकिन नियम के अनुसार वही सही है। अगला टेंस में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हेडिंग दीजिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो भाई लोग, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो आइडेंटिफिकेशन होता है, पहचान, वो यही होता है कि किसी भी हिंदी वाक्य के क्रियाकर्म में क्रिया प्लस चुका है, चुकी है, चुके हैं, ईटीसी लगा होता है, या फिर इसमें या है, ई है, ये है इत्यादि भी लगता है, याद रखिएगा। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो इस प्रकार का होता है, हैज या हैव। ठीक है, तो देखो दोस्तों, हैज का प्रयोग हम लोग ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं। हैव का प्रयोग हम लोग यू, वी, दे और प्लूरल नंबर के साथ करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर, बनावट। ठीक है, इसका बनावट यही होता है कि अफर्मेटिव बनाइएगा तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा कि परफेक्ट टेंस जो भी होता है उसमें V3 का प्रयोग होता है। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस अगर आप बनाते हैं तो निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव में क्या लगा देना है? नॉट।
प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करना है, आपको हैज या हैव पहले कर देना है। हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट, प्लस अगर जरूरत है तो लगाइएगा नोट, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। अगर आप स्पेशल इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो कुछ नहीं करना है भाई लोग, QW लगा दो, ऊपर वाला पूरा उतार दो। हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। ठीक है। अब इसमें कुछ सेंटेंसेज हैं जो आपको बता रहे हैं, जैसे वह खा चुका है। ठीक है, तो इसका कैसे बनेगा, ही हैज ईटेन। अब इसको हम कैसे लिखे समझिए। अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट ही लिख दिए, हैज ही के साथ हैज का प्रयोग होता है तो हैज लिख दिए, और फिर खाना का V3 क्या होता है, ईटेन। ईट, एट, ईटेन, ईटिंग, इट्स होता है, तो ही हैज ईटेन, वह बोल चुका है। ठीक है, तो क्या होगा, ही हैज स्पोकन। अच्छा, अगर यहां पर रहेगा कि वह क्यों बोल चुका है तो आप लोग नहीं बना पाइएगा, वाई हैज ही स्पोकन, वह क्यों बोल चुका है। तो वह क्यों बोल चुका है। ठीक है, इधर क्वेश्चन मार्क्स लगा देना है। तो क्यों का इंग्लिश हो जाएगा वाई, उसके बाद हैज, उसके बाद ही, उसके बाद स्पोकन, क्वेश्चन मार्क्स, वाई हैज ही स्पोकन। अब इसको आपको ऐसे ही सिंपल भाषा में समझा देते हैं, देखिएगा ध्यान से हमने कैसे इसको लिखा है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, क्रिया प्लस चुका है, चुकी है लगता है, इसी में हम लोग या है, ये है भी लाते हैं। आइडेंटिफिकेशन ये होता है, क्रिया हेल्पिंग वर्ब जो होता है, हैज या हैव होता है। हैज का प्रयोग हम लोग ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं। हैव का प्रयोग हम लोग यू, वी, दे और प्लूरल नंबर के साथ करते हैं। स्ट्रक्चर जो होता है अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और स्पेशल नोटिव, आप लोग को अब आ गया होगा बनाने, क्योंकि अभी तक आप 3-4 पढ़ लिए, 5-6, तो आपको आ गया होगा। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट पहले होता है, निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाता है, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले कर देते हैं, और स्पेशल इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड पहले करते हैं। जैसे यहाँ क्यों है तो क्यों को यहाँ पहले ले लाएंगे, इसके अनुसार अगर आप इसको देखेंगे तो। ठीक है, तो कुछ प्रैक्टिस करते हैं, आप मेरे साथ थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे वह बोल चुका है, ही हैज स्पोकन, वह खा चुका है, ही हैज ईटेन, वह क्यों खा चुका है, वाई हैज ही ईटेन, वह क्यों बोल चुका है, वाई हैज ही स्पोकन, वह अंग्रेजी क्यों बोल चुका है, वाई हैज ही स्पोकन इंग्लिश, वह मेरे सामने अंग्रेजी क्यों बोल चुका है, वाई हैज ही स्पोकन इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ मी या बिफोर मी। उसी तरह से आप कह सकते हो, वह क्यों लिख चुका है, वाई हैज ही रिटन, वह एक पत्र क्यों लिख चुका है, वाई हैज ही रिटन लेटर, वह मुझे एक पत्र क्यों लिख चुका है, वाई हैज ही रिटन लेटर टू मी। बनाइए सेंटेंस ऐसे। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट की ओर। आगे बढ़ता जा सिपाही, आगे बढ़ता जा। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में किस प्रकार से इसको बनाना है, कलर चेंज, मूड चेंज। आइडेंटिफिकेशन ये होता है कि भाई लोग किसी भी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, या था, या ई थी, ETC लगा होता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है भाई लोग, वो होता है हैड।
तो आपको पिछले ही बार बताए थे कि जब एक ही हेल्पिंग वर्ब हो यानी कि एक ही माई बाप का बेटा हो तो हिस्सा नहीं बांटना है। खेत, कुआं, घर, तालाब सब उसी का है। स्ट्रक्चर, बनावट। बनावट क्या होता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस की अगर आप बात कर दिए तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अगर आप निगेटिव सेंटेंस की बात कर दिए तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस क्या लगा देना है, नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो कुछ नहीं करना है भाई साहब, हेड प्लस सब्जेक्ट कर देना है। जरूरत है तो नोट लिखिए, नहीं तो मत लिखिए। V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। स्पेशल इंट्रोगेटिव, क्या होगा, QW प्लस QW के बाद फिर हेड फिर सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। ये सब वो हंसुआ छाप क्वेश्चन मार्क्स है ना, ध्यान से देखिएगा। अब कुछ सेंटेंस आपके सामने हम दिखाते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, तुम बोले थे ना, तुम बोले थे, तो क्या होगा, यू हैड स्पोकन। सब्जेक्ट यू, हेल्पिंग वर्ब हैड, V3 स्पोकन। ऑब्जेक्ट है या नहीं तो नहीं लिखेंगे। तुम क्या बोले थे या फिर क्या तुम बोले थे, निगेटिव नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं क्या तुम बोले थे। ठीक है, ये वाला हैड एन एल आई, हैड यू स्पोकन। तुम क्यों बोले थे तो होगा व्हाई हैड यू स्पोकन। ठीक है, तुम कहां बोले थे, वेयर हैड यू स्पोकन। तुम कब बोले थे, व्हेन हैड यू स्पोकन। तुम कहां गए थे, वेयर हैड यू गॉन। तुम कहां सोए थे, वेयर हैड यू स्लेप्ट। तुम कहां रोए थे, वेयर हैड यू वेप्ट। तुम कहां लिखे थे, वेयर हैड यू रिटन, हैड यू रिटन। मैं पटना गया था, आई हैड गॉन टू पटना। मैं तुम्हारे घर गया था, आई हैड गॉन टू योर हाउस। मैं तुमसे बात किया था, आई हैड टॉक टू यू। मैं तुमसे मिला था, आई हैड मीट यू। क्या मैं तुमसे मिला था, हैड आई मीट यू। क्या मैं तुमसे बात किया था, हैड आई टॉक टू यू। क्या मैं एक पत्र लिखा था, हैड आई रिटन अ लेटर। क्या मैं तुम्हें एक पत्र लिखा था, हैड आई रिटन लेटर टू यू। क्या मैं सड़क पर टहला था, हैड आई वॉक्ड ऑन द रोड। मैं सड़क पर क्यों टहला था, व्हाई हैड आई वॉक्ड ऑन द रोड। बनाइए सेंटेंस, बनाते रहिए, अपने मन से प्रैक्टिस करते रहिए, यही टेंस का मजा है। और सबसे बड़ी बात, इस वीडियो के शुरुआत में आपको बताया था कि इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। जब तक आप उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कीजिएगा खुद से, जब तक आप उसको लागू नहीं कीजिएगा खुद से, आप उस चीज को ठीक से नहीं समझ पाइएगा भाई लोग। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस मैक्स द मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही वो बात तुमको समझ में आएगा। चाहे कोई भी चीज हो, किसी भी दिशा में आपको महारत हासिल करना है, उसको इतना बार प्रैक्टिस कीजिए, इतना बार कीजिए कि वो आपको कहे कि अब भैया छोड़ दो। अब आगे देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जानते हो आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, आईडी। किसी भी हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में जानते हो क्या लगाता है, चूकेगा, चूकेगी, चूकेंगे, etc। अब फिर यहाँ वही बात हो गया। पहले के ग्रामर में जानते हो क्या लगा रहता था, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। उससे फिर देखो, फिर तुम दिमाग लगाओ, फिर से उसका प्रयोग हम करते हैं संभावना बताने के लिए। ठीक है, संभावना बताने के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं। जैसे
वह खा चुका होगा। हो सकता है कि बैठ के किसी की याद में रोई रहा होगा। वह अब तक रामायण देख चुका होगा। हो सकता है कि रामायण न देख करके शिल्पी राजा गानों सुन रहा होगा। संभावना व्यक्त किया जाता है, चुका होगा, चुकी होगी, रहा होगा, रही होगी इत्यादि बातें कह करके। ठीक है, आइए देखिए इसमें कैसे सेंटेंस बनेंगे, हम लोग सब मिल करके बनाएंगे। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो भाई लोग शैल, फ्यूचर है तो शैल या विल आएगा ही। शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 इसमें लगता है, ठीक ना, याद रखिएगा। ठीक है, शैल हैव का प्रयोग हम लोग आई और वी के साथ करते हैं, और जो बचा क्या, विल हैव, तो भाई लोग विल हैव का प्रयोग बाकी सभी के साथ, माने आई और वी को छोड़ करके, यू, दे, प्लूरल नंबर, सिंगुलर नंबर, बाकी सभी के साथ। स्ट्रक्चर, बनावट। अफर्मेटिव सेंटेंस को आप अब अपने मन से लिखिए। आप कैसे लिखोगे, देखो दिमाग लगाओ तो। हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी है, V3 का प्रयोग होगा, हम ये भी जान रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस हमको लिखना है, नहीं लिख लेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे। सब्जेक्ट शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब निगेटिव आप लोग नहीं बना लीजिएगा, सब झूठ में हमसे करवा रहे हैं आप लोग। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नोट लगाना है, प्लस तब है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि शैल या विल के बाद हैव लिखने के बाद तब नोट लिखते हैं, गलत हो जाएगा। मेन हेल्पिंग वर्ब ये है दो गार्जियन लोग, ये तो सप्लीमेंट्री उधर से आया है। हम लोग जो भी परिवर्तन करेंगे शैल या विल को ही परिवर्तन करेंगे, हैव जहां है वहीं रहेगा, NCC नो छूछा। अब उसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव, शैल या विल पहले करेंगे, अब इसके बाद सब्जेक्ट को ले लाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग नोट का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, तब हैव लिखेंगे, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, कुछ ये छुटा नहीं ना जी, देख लेना। अब स्पेशल इंट्रोगेटिव, कुछ नहीं करना है, QW लगा करके ऊपर वाला सब उतार दो, ऐसे ही जितना ही है ना हीरो लोग, इस सब को नीचे उठा के पटक दो, समझे, आराम से सेंटेंस बनेगा। आइए मिल करके बनाते हैं हम लोग। देखिए किस प्रकार के सेंटेंस बनता है। जैसे वह आम खा चुकेगा, ठीक है, तो ही विल हैव ईटन अ मैंगो। चीजों को समझिए आप, ही विल हैव ईटन अ मैंगो। अब आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं कि चलिए सर हम लोग समझ गए, जैसे ही को आई सब्जेक्ट को यहाँ ही लिख दिए, शैल और विल में से आप विल लिख दिए, हैव था तो हैव लिख दिए, V3 खाना का ईटन होता ईटन लिख दिए, और फिर ऑब्जेक्ट था मैंगो तो लिख दिए। लेकिन जब यहाँ सेंटेंस में वह आम खा चुकेगा में एक नहीं है, तो फिर आप यहाँ एक कैसे लिखे। ठीक है, जनता जानना चाहती है कि फिर ये ए कहाँ से आया, और ये फिर भी यानी कि आप गलत सेंटेंस लिखे हैं। आपका सवाल सही है लेकिन सेंटेंस गलत नहीं है। देखिए बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जब यहाँ एक रहता है तबे यहाँ ए लिखते हैं, नहीं रहता है तो यहाँ नहीं लिखते हैं, गलत हो जाएगा, ब्लंडर गलत हो जाएगा। देखिए कैसे, वह आम खा चुकेगा, ही विल हैव ईटन ए मैंगो ही होगा, क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग होगा ही, एन का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि यहाँ एम है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है,
ए का प्रयोग इसलिए यहाँ पर होगा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम लोग ए या एन का प्रयोग करते ही हैं और करना ही होगा, ठीक है। इसीलिए ये नहीं सोचेंगे कि यहाँ एक लिखा है तब लिखेंगे, नहीं, बिना यहाँ एक लिखे हुए लिखना होगा। हाँ, अगर यहीं पर होता कि आम बहुत सारा, मैंगोज का बात होता तो हम यहाँ नहीं लिखते, लेकिन यहाँ आम यहाँ सिंगुलर का बोध करा रहा है, एक वचन का बोध करा रहा है, इसलिए जहां भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा आपको ये नहीं देखना कि यहाँ एक लिखा है कि नहीं लिखा है, आपको ए का प्रयोग करना ही होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसी तरह से अब दूसरा प्रयोग करते हैं, दूसरा सेंटेंस देखते हैं, जैसे कलर चेंज, चलो इसी कलर से लिख देते हैं। तुम अंग्रेजी बोल चुके हैं, ठीक है। तो क्या होगा, यू विल हैव स्पोकन इंग्लिश, ENG ना इंग्लिश, यू विल हैव स्पोकन इंग्लिश। तुम आम खा चुकोगे, यू विल हैव ईटन अ मैंगो। तुम अंग्रेजी बोल चुकोगे, यू विल हैव स्पोकन इंग्लिश। तुम बाजार जा चुकोगे, यू विल हैव गॉन टू मार्केट। ऐसे सेंटेंस आप बनाइए अपने मन से। क्या तुम अंग्रेजी बोल चुकोगे, क्या तुम अंग्रेजी बोल चुकोगे, तो विल को पहले कर दीजिएगा, यू को बाद में कर दीजिएगा। विल यू हैव स्पोकन इंग्लिश। क्या तुम आम खा चुकोगे, विल यू हैव ईटन अ मैंगो। क्या वह आम खा चुकेगा, विल ही हैव ईटन अ मैंगो। इस तरह से अपने से आप बनाइए, अपने से क्रिएटिविटी, अपने अंदर दिमाग को आप चलाइए। इसके अंदर हर चीज हम नहीं बता रहे हैं, आपको ये तो बता देंगे। जैसे एक सेंटेंस है कि क्या आप एक पत्र लिख चुके हैं। तो सबसे पहले तो शैल या विल में से कुछ लिखना होगा, तो विल लिखेंगे क्योंकि यू है, विल। अब उसके बाद फिर यू, अब उसके बाद फिर हैव, उसके बाद फिर रिटन, ए लेटर क्वेश्चन मार्क्स। कैसे लिखें देखिएगा, शैल या विल में से विल लिख दिए हैं, सब्जेक्ट यू हो गया, फिर नोट नहीं है तो नहीं लिखेंगे, हैव लिखे हैं, V3 लिखना का रिटन होगा, ऑब्जेक्ट लेटर हो गया, ठीक है। इस तरह से अपने मन से आप सेंटेंस बनाइए। अब बढ़ते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की ओर, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो भाई लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होगा उसका जो आइडेंटिफिकेशन होगा, जो पहचान होगा, इस प्रकार से होगा। क्रिया प्लस ता आ रहा है, ती आ रही है। ये सब पहचान मॉडर्न ग्रामर के अनुसार आपको बताया जा रहा है। पुराना ग्रामर और आज के ग्रामर में ये फर्क हो सकता है, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको, हम इसका प्रमाण भी देंगे आपको। और इन सभी के साथ इसमें टाइम लगा रहता है, मतलब कि समय लगा रहता है। अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है भाई लोग, क्या है होता है, हैज या हैव प्लस बीन, ठीक है। हैज या हैव प्लस बीन प्लस बी फॉर होता है, आप लोग जानिए रहेंगे। जैसे अब स्ट्रक्चर देखिए क्या होगा, STR हमने लिख दिया स्ट्रक्चर को। अफर्मेटिव सेंटेंस अगर इसकी बात करेंगे हम लोग, तो इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस, हैज या हैव प्लस बीन प्लस बी फॉर प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। टाइम को हमने टी लिख दिया है। निगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट,
प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नोट के बाद फिर बीइंग लिखिएगा ना, बीइंग प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या और प्लस टाइम। ये टाइम लिखा हुआ है, याद रखिएगा, अगर नहीं दिखाई देगा तो इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें तो कुछ नहीं करना है, हैज या हैव को पहले कर दीजिए, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस जरूरत के अनुसार नोट प्लस बीइंग प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या 4 प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क्स। स्पेशल इंट्रोगेटिव, ठीक है। स्पेशल इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा देखिएगा, QW लिख देना है और ऊपर वाला पूरा उतार देना है जितना भी है। समय को बचाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं और मेरा कोई रीजन नहीं है। QW लिख करके पूरा उतार दीजिएगा, हैज हैव सब्जेक्ट नोट बीन V4 ऑब्जेक्ट सिंस 4 टाइम ऑब्जेक्ट, कुछ भी सब जितना है सब नीचे उतार दीजिएगा। अब सवाल उठता है कि हम सिंस या 4 का प्रयोग कब करेंगे। अब बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सिंस का प्रयोग कब करेंगे, 4 का प्रयोग कब करेंगे। तो आइए हम आपके सामने दिखाते हैं सिंस और 4 का प्रयोग। यूज ऑफ सिंस, ठीक है। तो हम लोग यूज ऑफ सिंस यानी कि सिंस का प्रयोग करने सीखते हैं। देखिए, सिंस का प्रयोग हमेशा हम लोग निश्चित समय के साथ करते हैं या समय के नाम के साथ करते हैं। निश्चित समय या समय के नाम के साथ करते हैं। जैसे समय का नाम, इस कलर में पता नहीं आप दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा। समय के नाम के साथ करते हैं, ठीक है। दिन के नाम के साथ करते हैं और महीने के नाम के साथ करते हैं, वर्ष के नाम के साथ करते हैं, ठीक है। और दिन के भाग के नाम सब करते हैं। जैसे समय का नाम जैसे हो गया कि 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 9 बजे, जितना भी बजे होता है सबके साथ। दिन का नाम मतलब सोमवार, मंगलवार से शनिवार से रविवार से भी हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और उसी तरह से महीने का नाम हो गया तो महीने के नाम के साथ हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। महीने के नाम के साथ जैसे जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, अप्रैल से। वर्ष का नाम 2020 से, 2021 से, 1995 से इत्यादि। दिन के भाग के नाम सुबह से, शाम से इत्यादि, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे एक सेंटेंस आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। वह सोमवार से एक किताब पढ़ते आ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, he has been reading a book since मंडे, ठीक है। सिंस का प्रयोग इसलिए किए क्योंकि मंडे है, दिन का नाम है।
उसी तरह से महीना का नाम कभी रहेगा, जैसे वह जनवरी से खेलते आ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस जनवरी। उसी तरह से आप दूसरे सेंटेंस वर्ष का नाम के साथ ही बना सकते हैं, जैसे मैं 2021 से झारखंड में रहते आ रहा हूं, तो उसमें भी सिंस का प्रयोग होगा 2021 से पहले, क्योंकि वर्ष का नाम है। दिन के भाग के नाम से पहले, जैसे सिंस मॉर्निंग होता है, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, ठीक है, सिंस आफ्टरनून ऐसे होता है। वह सुबह से नाचते आ रहा है, ही हैज बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। वह शाम से क्रिकेट खेलते आ रहा है, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस इवनिंग। इस तरह से आप बनाइए अपने मन से, ठीक है। सिंस का प्रयोग हमेशा याद रखिएगा, महीना के नाम के पहले होता है, वर्ष के नाम के पहले होता है, दिन के भाग के नाम के पहले होता है। और ये चीज तो आप लोग अभी देख लिए होंगे, तो समझ ही रहे होंगे कि समय का नाम इस 4 बजे से 5 बजे से, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 4 o'clock। 4 बजे से वह क्रिकेट खेलते आ रहा है। ओ क्लॉक से भी आप पता कर सकते हैं, वह 5 बजे से पढ़ता आ रहा है, ही हैज बीन रीडिंग सिंस 5 o'clock। इस तरह से आप अपने मन से बनाइए। अब हम बात करते हैं फोर के लिए, ठीक है। यूज ऑफ फोर, यूज ऑफ फोर, फोर का प्रयोग। फोर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं, जिसमें कोई निश्चित नहीं होता है कि समय निश्चित है, या किसी का नाम नहीं होता, दिन महीना इत्यादि का नाम नहीं होता। जैसे हम इसको ऐसे कर सकते हैं, अनिश्चित समय के साथ करते हैं, जैसे 5 घंटों से, ठीक है। उसको हम कह सकते हैं कि 4 दिनों से, 6 महीनों से, 20 वर्षों से, कई दिनों से, बहुत दिनों से, ठीक है, इत्यादि इत्यादि के साथ हम लोग प्रयोग करते हैं। देखिए 5 घंटों से तो फोर का प्रयोग, लेकिन 5 बजे से सिंस का प्रयोग। 4 दिनों से फोर का प्रयोग, लेकिन सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से सिंस का प्रयोग। 6 महीनों से फोर का प्रयोग, लेकिन जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, अप्रैल से नाम रहेगा तो सिंस का प्रयोग करेंगे। हम लोग 2020, 2019, 2022, 23, 50, 2050 इत्यादि रहेगा, साल का नाम रहेगा तो सिंस का प्रयोग करेंगे। लेकिन 20 वर्षों से, 10 वर्ष से, 50 वर्ष से, 1 वर्ष से, आधा वर्ष से, 2.5 वर्ष से हम लोग फोर का प्रयोग करेंगे। कई दिनों से, बहुत दिनों से, कई घंटों से, बहुत घंटों से, कई महीनों से, हम सभी के साथ फोर का प्रयोग करते हैं। नाम जहां आया वहां सिंस, जहां नाम नहीं है, किसी में नाम दिखाई दे रहा है, महीना का नाम नहीं है, दिन का नाम नहीं है, वर्ष का नाम नहीं है, तो हम लोग सिंस का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे कुछ सेंटेंस आपको दिखाते हैं, जैसे इस प्रकार से एक सेंटेंस बना सकते हैं कि वह 6 दिनों से झारखंड में रहते आ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, ही हैज बीन लिविंग इन झारखंड फॉर 6 days। लेकिन यहीं पर आता अगर सोमवार होता तो यहाँ 4 लगा देते हैं, समझे। उसी तरह से आप बना सकते हैं कि वह 4 महीनों से डाल्टनगंज में रहते आ रहा है, ही हैज बीन लिविंग इन डाल्टनगंज फॉर 4 months। वह 20 वर्षों से किताब पढ़ते आ रहा है, ही हैज बीन रीडिंग अ बुक फॉर 20 years। इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि सिंस और फोर आप समझ गए होंगे। जहां नाम होगा वहां हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे, जहां नाम नहीं होगा वहां पर हम लोग फोर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए
तो यहाँ से भी आप एक बार देख करके, मैंने इसका साइज छोटा कर दिया, आप यहाँ से देख करके समझ सकते हैं, ठीक है। या फिर आप रुका करके पॉज करके एक बार फिर से इसको रीड कर सकते हैं, फिर से इसको अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है, या बैक करके पुनः देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अब इसमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कि जो मेन बात था वो मैंने आपको बता दिया। देखिए अब इसमें क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब आइए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आइडेंटिफिकेशन क्या होगा जी? किसी भी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, किसी भी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता, आ रहा था, ती आ रही थी इत्यादि लगा होता है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है हैड बीन लगता है, ठीक है। अब बताने की जरूरत नहीं कि हैड बीन का प्रयोग किसका होता है, क्योंकि एक ही है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर पर सीधे हम लोग बात करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस पर हम लोग पहले बात करेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट प्लस नोट लगा देना होगा, नोट प्लस तब बीन, फिर बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। कभी कभी मिस्टेक हो जा रहा है, हमको जल्दबाजी में बहुत सारी बातें बताना पड़ रहा है ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। आप उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। इंट्रोगेटिव सॉरी निगेटिव ना, अगर आप इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो हेड को पहले कर दीजिए भाई लोग, फिर सब्जेक्ट लिख दीजिए, और फिर अगर जरूरत है तो नोट लिखे, नहीं तो मत लिखिए, फिर बीन, फिर तब बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क्स। स्पेशल इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना है, QW लिखना है, फिर उसके बाद हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क्स। यही है ना जी, कुछ छूट नहीं रहा, देख लेना। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेंटेंस के ऊपर, जैसे वह, तीन महीनों से बोलते आ रहा था, ठीक है। तो कैसे बनेगा, ही के साथ हैड बीन लगाना होगा, फिर स्पीक का भी फॉर स्पीकिंग होगा, स्पीकिंग सिंस सॉरी फॉर ना, फॉर 3 months, ठीक है। उसी तरीके से तुम मार्च से दीनदयाल इंग्लिश क्लासेस में पढ़ते आ रहे थे, ठीक है। तो इसको कैसे बनाओगे,
you had been reading in दीनदयाल इंग्लिश क्लासेस क्या है मार्च से ना, तो सीन्स का प्रयोग होगा मार्च। इस प्रकार से आप सेंटेंस बना लीजिएगा, ठीक है। सीन्स फॉर आप लोग समझ गए होंगे। हैड बीन का प्रयोग कर देना है, रहा था रही थी हो गया तो हैड बीन, और रहा है रही है, ता रहा है ती रही है तो हैज बीन का प्रयोग कीजिएगा, और ता आ रहा था ती आ रही थी तो हैड बीन का प्रयोग कीजिएगा। सीन्स और फॉर का उसी फंडे से प्रयोग करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक ना जी। तो इसका भाई लोग देखो आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, कलर चेंज, मूड चेंज, ठीक है। इसका आइडेंटिफिकेशन यही होता है कि किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया प्लस ता रहेगा, ती रहेगी, ती रहेंगे, ईटीसी लगा होता है, ठीक है। जैसे क्या रहेगा देखिएगा ध्यान से, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है भाई साहब वो शैल या विल प्लस हैव बीन होता है, ठीक है। इसका अब ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि शैल हैव बीन का प्रयोग किसके साथ होगा और विल हैव बीन का प्रयोग किसके साथ होगा, हालांकि हम बता देते हैं शैल हैव बीन का जो प्रयोग होगा वो आई और वी के साथ होगा, और विल हैव बीन का जो प्रयोग होगा रेस्ट ऑल, मतलब आई और वी को छोड़ करके बाकी सभी के साथ, रेस्ट ऑल माने बाकी सभी के साथ। स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले हम लोग बनाएंगे, तो होगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स या फोर प्लस टाइम। पुट अंडर द बॉक्स, बॉक्स के अंदर रखना है। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नोट लगा दीजिए प्लस तब हैव बीन लिखिए प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स या 4 प्लस टाइम। अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस, सॉरी इंट्रोगेटिव में शैल या विल पहले होगा ना, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट नोट लिखिए, और उसके बाद तब हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स या 4 प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क्स। अब आते हैं हम लोग स्पेशल इंट्रोगेटिव के ऊपर। स्पेशल इंट्रोगेटिव में QW लगा देना है और बाकी ऊपर वाला सारा कुछ ऊपर से उतार देना है, ठीक है। ये बन जाएगा आपका स्पेशल इंट्रोगेटिव। अब हम बात करते हैं सेंटेंस के ऊपर। देखिए कैसे सेंटेंस बनाना है हम लोग को इसमें। जैसे सबसे पहले तो हम लोग को ये देखना होगा कि वह 3 बजे से अपने स्कूल में
पढ़ता रहेगा। ठीक है, तो होगा ही विल हैव बीन रीडिंग या स्टडिंग इन हिज स्कूल सिंस 3 o'clock। ठीक है, उसी तरीके से आप दूसरे सेंटेंस भी बना सकते हैं। अब इसको कैसे लिखे, अब इसको समझना, कंफ्यूज मत होना। सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट ही लिख दिए। शैल या विल में से हमने विल लिख दिया। हैव बीन लिखना था, हैव बीन लिख दिए। भी फॉर रीडिंग हो गया। इन हिज स्कूल अपने स्कूल में हो गया। और सिंस या फॉर में से हमने सिंस का प्रयोग किया, क्योंकि 3 बजे से है तो ओक्लॉक का, क्योंकि बजे का या समय का नाम हो गया, ओक्लॉक शब्द का प्रयोग किए हैं। उसी तरह से आप आगे देख सकते हैं। निगेटिव सेंटेंस हम ये सब का नहीं बना रहे हैं, आप अपने मन से बना लीजिएगा। फिर आगे देखिएगा, दूसरा सेंटेंस है, तुम 6 महीनों से क्रिकेट खेलते रहोगे। ठीक है, तो होगा यू विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। 6 महीना तो 4 होगा ना जी, फॉर 6 months। ठीक है, फॉर 6 months यू विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 6 months। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने मन से भी दूसरे सेंटेंस बना सकते हैं। सिंस और फॉर का दोनों का मैंने एक एक प्रयोग बता दिया है। शैल हैव बीन और विल हैव बीन का प्रयोग करके इसको बनाना है। तो अब इस प्रकार से हमने पूरा टेंस खत्म कर दिया दोस्तों। थोड़ा सा मेहनत लगा, आप भी इतना अपना मूल्यवान समय देकर इस पूरा वीडियो को देखें। अगर थोड़ा सा भी मेरा मेहनत या मेरे द्वारा सिखाया चीज़ आपको अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस, जय हिंद।